हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 8 द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। सो ट्रेड यूनियंस एक्ट से हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। आपने अगर उन सेशंस को नहीं देखा है, अगर आपको रिवीजन करना है क्योंकि एग्जाम का टाइम है, आपको रिवीजन का भी टाइम है, आपका एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज सॉल्व करने के साथ साथ आपका थ्योरी पार्ट का भी रिवीजन करना जरूरी है ताकि आप एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज पे कमांड बना सकें और उसको अपने माइंड में रिटेन रख सकें। राइट, जब तक आपके थ्योरी कॉन्सेप्ट नहीं, थ्योरी का पार्ट, थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, कहाँ से आया है, तब तक आप क्वेश्चन को रिटेन नहीं कर पाएंगे। राइट, सो रिटेंशन के लिए आपको थ्योरी का समझना, उसका प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, उसका रिवीजन करना ज़रूरी है। तो एज अ रिवीजन आप देख सकते हैं इस सेशन को, क्योंकि अभी आपको फुल डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है, रिवीजन के तौर पे ही पढ़ सकते हैं आप। ओके, सो हमारा आज का इस सेशन का पहला टॉपिक है द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 के बारे में देखेंगे कि क्या है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946। इसके अंदर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द ट्राइपार्टाइट लेबर कॉन्फ्रेंस अ बिल प्रोवाइडेड फॉर फ्रेमिंग ऑफ standing orders containing the conditions of employment in all industrial establishments employing 100 or more workers was introduced by the central government in the Legislative Assembly on April 8, 1948. The bill was duly passed under the title of the Industrial Employment Standing Orders Act 1946. सो क्वेश्चन लाइक थ्योरी में देखेंगे, अगेन पढ़ूंगी मैं इसको और आप समझेंगे इसको। क्या है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946? ऑन द बेसिस ऑफ द ट्राइपार्टाइट लेबर कॉन्फ्रेंस, मतलब जो ट्राइपार्टाइट लेबर, जो तीन बॉडीज होती जहाँ पर लेबर, वर्कर एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लस गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, जो तीन बॉडीज होती हैं इनको मिला के होता है ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्रेंस। So tripartite, on the basis of tripartite labor conference, a bill provided for framing of standing orders containing the conditions of employment in all industrial establishment employing 100 or more workers was introduced by the central government in the Legislative Assembly on 8 April 1946. So ये एक्ट आया कब था? 8 अप्रैल 1946 में आया था। किसके द्वारा लाया गया था? दैट वाज ब्रॉट अप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके किन किन कमिटीज के बेसिस पर कौन कौन थे उसके मेंबर्स? तो वहां पर वो ट्राइपोटाइट बॉडी था, ट्राइपोटाइट लेबर कॉन्फ्रेंस था। ट्राइपोटाइट लेबर कॉन्फ्रेंस का मतलब जहां एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एंड गवर्नमेंट तीनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। राइट, सो उन सारे के एक्यूमुलेटिव डिसीजन के बाद कोई भी निर्णय लिया जाता है जो कि रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 के तहत बोला गया। और ये किसके लिए होता है? ये वर्कर्स के लिए होता है, ताकि उनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, उनके साथ कोई किसी तरह की जैसे लाइक उनको ग्रीवियंस होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें अराइज ना हो, तो उनका वर्किंग कंडीशन अच्छा हो, हर तीर के मतलब हर तरह के बेनिफिट्स को देखते हुए, बेनिफिट के मेजरमेंट को देखते हुए फॉर लेबर के ये कमेटी लेकर के आई गई, ये ऑर्डर या एक्ट यू कैन से लेकर के आया गया। और ये एप्लीकेबल कहाँ होता है? जहाँ पर 100 या 100 से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। राइट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लॉ क्या है? क्या है ऑब्जेक्टिव्स इसका, लॉ का? पहला है टू प्रोवाइड फॉर डिफाइनिंग विद सफिशिएंट प्रिसीजन सर्टेन कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पहला क्या ऑब्जेक्टिव्स है? टू प्रोवाइड फॉर डिफाइनिंग विद सफिशिएंट प्रिसीजन सर्टेन कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दूसरा है टू मेक द सेट कंडीशंस known to the workmen of the establishment। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्क रूल क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉ क्या है? लॉ देखा आपने, टू प्रोवाइड फॉर डिफाइनिंग विद सफिशिएंट प्रिसीजन सर्टेन कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दूसरा है टू मेक द सेट कंडीशंस नोन टू द वर्कमैन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, मतलब कि जो काम कर रहे हैं, जो वर्कमैन है, जो वर्कर्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि क्या कंडीशंस होती है काम की अंडर द एस्टेब्लिशमेंट। सो उनको सारी चीजें पता होना चाहिए। और उनको टू मेक द सेट कंडीशन, मतलब एक अच्छे कंडीशन में या फिर एक सेट कंडीशंस में उनको काम करने को मिले, और उसके बारे में वो जाने कि उनको क्या बेनिफिट्स और क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है बाय द गवर्नमेंट, बाय द कॉर्पोरेट सेक्टर या फिर प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर जो भी है। राइट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क रूल क्या है? क्या है ऑब्जेक्टिव्स वर्क रूल के? टू प्रिस्क्राइब, पहला है टू प्रिस्क्राइब
स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस, स्पेसिफाई करना, प्रिस्क्राइब करना टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस। दूसरा है टू ऑर्गेनाइज वर्क प्रॉपरली टू इंश्योर मैक्सिमम एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइज करना वर्क को प्रॉपरली टू इंश्योर मैक्सिमम एफिशिएंसी, मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी देखने को मिले, टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स फॉर द वर्क। तीसरा है टू कंडक्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट ऑफ वेरियस टाइप्स। चौथा है टू रेगुलेट डे टू डे रिलेशनशिप इन द इंटरप्राइज। पांचवा है टू मेक वर्कर्स कॉन्शियस ऑफ देयर राइट एंड ऑब्लिगेशंस, उनको बताना कि वर्कर्स के राइट्स क्या है, उनके ऑब्लिगेशंस क्या है, उनको कॉन्शियस करना, उनको बताना, उनको समझाना। सिक्स है टू जनरेट द स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबल। सातवां है टू चैनलाइज अंडर डिजायरेबल undesirable qualities and traits in workers towards in productive ends. Eighth है to prevent exploitation of workers particularly due to discretionary decisions and arbitrary acts of management. Ninth है to improve productivity. किस लिए लाया गया ये एक्ट? वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव करने के लिए। अपीलेट अथॉरिटी क्या है और अपीलेटेड अथॉरिटी किस सेक्शन के अंदर आता है? दैट कम्स अंडर सेक्शन 2A। अपीलेट अथॉरिटी सेक्शन 2A के अंदर आता है। इसके अंदर देखेंगे अपीलेट अथॉरिटी मींस एन अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। जो अपीलेट अथॉरिटी होती है वो अपॉइंट की जाती है किसी भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होता है या तो वो स्टेट गवर्नमेंट होता है या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएट। मतलब अपीलेट अथॉरिटी अगर स्टेट की बात हो रही तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, या फिर अगर लगेगा कि इंटायर सारे स्टेट्स की बात हो रही है जहाँ पे जरूरत पड़ रही है इंडस्ट्री को, तो वहाँ पे गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। सो यहाँ पे क्या है? अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट टू एक्सरसाइज इन सच एरिया एज मे बी प्रिस्क्राइब स्पेसिफाइड इन द notification the functions of an appellate authority under this act, provided that in relation to an appeal pending before an industrial court or other authority immediately before the commencement of the Industrial Employment Standing Orders Amendment Act 1963, that court or authority shall be deemed to be appellate authority। इसको क्या बोला जाएगा? उसको अपीलेट अथॉरिटी माना जाएगा। इसके पीछे देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि जो अपीलेट अथॉरिटी होती है उसको अपॉइंट कौन करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करता है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होता है? वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट होता है। और ये अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है? बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल जो गैजेट निकाले जाते हैं उसके नोटिफिकेशन के थ्रू अपॉइंटमेंट होता है। इन सच एरिया एज मे बी स्पेसिफाइड इन द notification of the functions of an appellate authority under this act, provided that in relation to an appeal pending before an industrial court or authority immediately before the commencement of the Industrial Employment Standing Orders Act 1963, that court or authority shall be deemed to be the appellate authority। मतलब कोई भी जो अपील की जा रही है इंडस्ट्री को लेकर के, राइट, इंडस्ट्रियल जो कि इंडस्ट्रियल कोर्ट में पेंडिंग है, राइट। सपोज जो इंडस्ट्रियल कोर्ट है उसमें कोई भी जो भी नोटिफिकेशन आया, कोई भी शिकायत आई है, अगर वो वहां पर पेंडिंग है तो वो जो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो अपीलेट अथॉरिटी के पास जाता है, राइट। सो दिस इज हाउ अपीलेट अथॉरिटी वर्क्स एंड दैट कम्स अंडर सेक्शन 2A। सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या होता है? सेक्शन 2C के अंदर आता है। सबसे पहले देखेंगे कि सेक्शन 2C क्या है, दैट इज सर्टिफाइंग ऑफिसर। उसके अंदर देखेंगे सर्टिफाइंग ऑफिसर मीन्स अ लेबर कमिश्नर or a regional labor commissioner and includes any other office appointed by the appropriate government। So certifying officer कौन होते हैं? certifying officer होते हैं वो लेबर कमिश्नर होते हैं या फिर रीजनल लेबर कमिश्नर होते हैं। दे आर नोन एज सर्टिफाइंग ऑफिसर एंड इंक्लूड्स एनी अदर ऑफिस, मतलब वो और उसके साथ साथ कोई अदर भी ऑफिसर्स होते हैं जिनको हम सर्टिफाइंग ऑफिसर बोलते हैं, जो कि उस पदवी पर होते हैं। और अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा होता है। by notification in the official gazette to perform all or in of the function of certifying officer in this act, right। so ये हमारा लास्ट टॉपिक था
सर्टिफाइंग ऑफिसर सेशन 2C। आगे का सेशन मैं प्रिपेयर करूंगी, कल लेकर के आऊंगी आपके लिए। और उसके साथ साथ थ्योरी के साथ साथ हम PYQs एंड MCQs भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें अब बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, या फिर हमें आराम नहीं करना। अब हमें कमर कस के तैयारी करनी है, अपनी अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को कल्मिनेशन पे रखना है, राइट? So hope you are doing well and you are doing your studies very well. So thank you so much for watching me. Thank you very much.